Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21, 22, 23 and 24th of May 2022. 4 दिनों का न्यूज़पेपर एनालिसिस मुझे करना है क्योंकि मैं मिस कर दिया था 3 दिनों का. आई वॉज नॉट वेरी हेल्दी इन दीज 4 days. थोड़ा बीमार हो गया था मैं एंड ऑब्वियसली फॉर दीज रीजन्स ओनली आई मिस द न्यूज़ एनालिसिस. एंड स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जो भी पीछे का मिस हुआ है वो पूरा आपका कवर कर दूंगा मैं. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे, तो वो सारे वीडियोज आज आपके कवर हो जाएंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे है. शेट्टी कमीशन समटाइम्स सीन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बताना है कि शेट्टी कमीशन इनमें से किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर पे स्ट्रक्चर, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. बी इज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स और सर्विसेज. C is introduction of carbon taxes and incentives for renewable energy. And D is your रिफॉर्मिंग PSU बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग मैकेनिज्म. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द शेट्टी कमीशन. क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने लिखा है. देखो, हीट वेव्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है हीट वेव्स के रिगार्डिंग. ठीक है ना. तो फर्स्ट इज हीट वेव इज अ नेचुरल डिजास्टर अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्स हीट वेव्स इन इंडिया बेस्ड ऑन टेम्परेचर. तीसरा है वेट बल्ब टेम्परेचर इज एसोसिएटेड टू हीट वेव्स एंड ह्यूमन बॉडी. तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. आईपीसीसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है आईपीसीसी डज नॉट इटसेल्फ डज नॉट मॉनिटर द क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर्स. दूसरा है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी. तीसरा है इट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद अ नोबेल पीस प्राइज इन द पास्ट. तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं. एक एक करके मैं आंसर्स आपको बताता हूँ. आप लोग बस इतना बताइएगा कि कितने सवाल आपने सही किए. पहला सवाल था शेट्टी कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पे स्ट्रक्चर, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. तो याद रखिएगा शेट्टी कमीशन किससे रिलेटेड है. ये जुडिशियल पे कमीशन से रिलेटेड है और इट इज़ द फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1996 में. याद रखिएगा. और इसको हेड किया था जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी ने. ही वॉज द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इसको शेट्टी कमीशन या फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन भी कहा जाता है. ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. दूसरा सवाल मैंने आपसे हीट वेव्स के रिगार्डिंग पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर देखो है. पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है हीट वेव इज अ नेचुरल डिजास्टर अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट लिखा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्स द हीट वेव्स इन इंडिया बेस्ड ऑन टेम्परेचर. ये जो है ये आईएमडी डिक्लेयर करता है, यानी कि इंडियन एनडीएमए नहीं डिक्लेयर करता है इसको. इंडियन जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हीट वेव को डिक्लेयर करता है बेस्ड अपॉन टेम्परेचर. तो ये आपको याद रखना है. इट इज़ नॉट बाय एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको नहीं डिक्लेयर करता है, इसको आईएमडी डिक्लेयर करता है टेम्परेचर के बेसिस में. तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा. तीसरा जो स्टेटमेंट है वेट बल्ब टेम्परेचर, वो बिल्कुल सही है ना. इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर से रिलेटेड है नॉट. तो ये भी सही स्टेटमेंट था एंड दैट इज द थिंग विच इज़ करेक्ट. तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर. तीसरा जो सवाल था आईपीसीसी के रिगार्डिंग, उसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है आईपीसीसी इटसेल्फ डज नॉट मॉनिटर द क्लाइमेट रिलेटेड डेटा एंड ऑल. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. 1988 में बना था. याद रखिएगा आईपीसीसी अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था, तो 1988 यानी कि 1988 में यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO. तो ये बेसिक फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा कि आईपीसीसी कब बना था 1988 में, और इसको बनाया किसने किसने था, तो यूएनईपी प्लस आपका WMO. तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा. एंड इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इंडिया मेंबर है आईपीसीसी का. और आईपीसीसी अपने आप से कोई कंडक्ट नहीं करता है रिसर्च या मॉनिटर नहीं करता है क्लाइमेट रिलेटेड डेटा एंड ऑल, है ना. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आईपीसीसी के बिहाफ में जो कि ये काम करते हैं. ठीक है ना. तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं आईपीसीसी के डेटा में एंड ऑल.
ठीक है। अभी 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हैं, है ना। आईपीसीसी ने 6 असेसमेंट रिपोर्ट दे चुके हैं, 6वीं तो अभी इसी साल आई थी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। और तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा है कि आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो ये भी याद सही है कि इसको 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा चुका है, तो 2007 में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो ये भी करेक्ट फैक्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस एंड कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है ओपनिंग इंडिया टू फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ गुड मूव बट हैज़ मेनी चैलेंजेस। ओपनिंग इंडिया टू फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज़ अ गुड मूव बट इट हैज़ मेनी चैलेंजेस। आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से इंडिया को जो ओपन करने की बात चल रही है टू फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन जो ब्रांचेज हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो आपको इसको डिस्कस करना है, इसके चैलेंजेस को डिस्कस करना है, प्लस ये क्यों अच्छा मूव है वो भी डिस्कस आपको करना है। तो आई होप आप लोग आंसर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वो है विनय कुमार सक्सेना इज़ द न्यू एलजी ऑफ दिल्ली। तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं न्यू दिल्ली के। सो विनय कुमार सक्सेना इज द न्यू एलजी ऑफ दिल्ली। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये पहला फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा, इंडिया टू जॉइन बिडेन्स न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। तो अब क्या है, जो बाइडेन ने अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म या इकोनॉमिक इनिशिएटिव कहना चाहिए जो कि लॉन्च किया, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि IPEF किससे रिलेटेड है, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड है, और USA ने इसको पिच किया है, और इंडिया ने कहा है कि हाँ, इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग अंडर दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स, है ना। तो ये भी याद रखना है कि IPEF में इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है फॉर प्रॉस्पेरिटी इसको कहा जा रहा है, इट इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। एंड इसमें द ग्रुपिंग विल इंक्लूड 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। आसियान के 10 में से 7, यानी कि 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स जो हैं आसियान के, वो इंक्लूड किए जाएंगे। 3 ऐसे मेंबर जो कि क्लोज माने जाते हैं चाइना के, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आसियान के 7 मेंबर्स के अलावा क्वाड के जो 4 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, क्वाड के 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके, जापान, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो प्लस न्यूजीलैंड, ये भी बेसिकली इंक्लूडेड रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 7 + 5 12 कंट्रीज है जिनका नाम अभी तक बताया गया। 7 तो आसियान के हो गए, प्लस 5 इधर से हो गए क्वाड के, जिसमें से 4 हैं प्लस 1 न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो ये इतने मेंबर्स आपके जो हैं, दे विल बी द मेंबर्स ऑफ योर दिस ग्रुपिंग, न्यूजीलैंड इसको यह है ना। तो कुल मिलाकर के 7 + 5 आपके मेंबर्स रहेंगे टू दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और अब देखो, जो 3 कंट्रीज हटाई जा रही हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि 3 कंट्रीज क्लोज मानी जाती हैं, वो है म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। सीधे याद रखिएगा, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ दिस। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, है ना। MCL से याद रख सकते हैं, MCL से याद रखते हैं, या LCM से याद रखो ना। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो याद रखिएगा LCM, दैट इज द थिंग विच इज करेक्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल याद रखिएगा। ये LCM ही मेंबर नहीं है आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। LCM, L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया एंड M फॉर म्यांमार, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ क्लियर की है, USA ने क्लियर की है कि ये जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट अ FTA। अगर UPSC बोलता है कि एक FTA के रूप में आएगा, वो सही नहीं होगा। देखो, ये क्वेश्चन अब 2022 के प्रीलिम्स में तो नहीं आ सकता, ये 2023 के प्रीलिम्स में आ सकता है। तो अब जो भी करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ, ये आप 2023 के हिसाब से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर ऑलरेडी मुझे लगता है 10-15 अप्रैल तक बन जाते हैं ना। तो अप्रैल 15 के बाद जो ऐसी न्यूज़ आइटम्स है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, इस साल के एग्जाम में तो नहीं मिलेंगी, 2022 के प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा, लेकिन 2022 के मेंस में मिल सकता है, 2023 के प्रीलिम्स में मिल सकता है। तो दैट थिंग यू कैन मेक इट क्लियर, है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा यहाँ पे RCEP का नाम था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी नाम था। तो बता दूं, उसमें 15 मेंबर्स हैं, पहले 16 होने वाले थे, लेकिन इंडिया ने चूंकि मना कर दिया, तो उसमें 15 मेंबर्स हैं। उन 15 मेंबर्स के मैं आपको नाम बता दूं, तो 10 मेंबर तो उसमें आपके आसियान के ही मेंबर्स हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये तो आपके पूरे आसियान के मेंबर्स हैं। इसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये और RCEP में मेंबर्स हैं, जो अलग से 5 मेंबर्स हैं। तो 10 आपके आसियान के मेंबर
प्लस 5 जिसमें से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये RCEP के मेंबर्स थे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बेसिक फैक्ट एज वेल। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं यहाँ पे, IPEF के बारे में भी प्लस आपका RCEP के मेंबर्स के बारे में भी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, इंडिया टू बी द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अभी रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी और इन सब ने कहा है बेसिकली कि इंडिया जो है अभी आप सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे, डेवोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, डेवोस, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तो उसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली आपका प्रोड्यूस होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्लियर रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के ऊपर जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, पास कराओगे, तो वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन H2+O2 में, ठीक है ना। H2+O2 में वाटर ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप पास कर रहे हो, इसका सोर्स क्या है वो बताता है कि ये किस तरीके की हाइड्रोजन निकल रही है। आप सपोज करो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की उसका सोर्स सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है, यानी कि कोई रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो फिर आपका कहलाएगा क्या, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है और उसको फिर आप पास करा रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो फिर वो ब्राउन हाइड्रोजन कहलाती है। अगर आपने नेचुरल गैस से निकाला है तो फिर वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। अगर आपने नेचुरल गैस से निकाला है लेकिन एमिशन को आपने कैप्चर किया है यूजिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, तो फिर ब्लू हाइड्रोजन है। मतलब सिर्फ अगर आपने नेचुरल गैस का यूज़ किया है तो ग्रे हाइड्रोजन है, लेकिन आपने उसको कैप्चर भी कर लिया, नेचुरल गैस से निकालने के बाद कैप्चर कर लिया और इसको स्टोर कर लिया, तो फिर वो आपका ब्लू हाइड्रोजन कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। आगे मूव करते हैं, वर्ल्ड में हैव लॉस्ट नियरली 11.2 करोड़ जॉब्स। ILO का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 11.2 करोड़ जॉब्स जो हैं वर्ल्ड में वो लूज़ हुई हैं। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली, इसको ILO मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर रिपोर्ट निकलती है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 11.2 करोड़ जॉब्स पूरे वर्ल्ड में लूज़ हुई हैं, है ना। एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ग्लोबली ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। 2022 के पहले क्वार्टर में भी जो नंबर ऑफ आवर्स यानी कि नंबर ऑफ जो घंटे हैं काम करने के वो भी डिक्रीज हुए हैं। एंड पैंडमिक में रिलेटिवली 11.2 करोड़ जॉब्स जो हैं दैट हैव माइट हैव बीन लॉस्ट इन दिस पीरियड, बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके अलावा जेंडर गैप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जेंडर गैप इनफैक्ट जो वर्कफोर्स में जेंडर गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, कल को अगर मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए आती है या फिर आपको प्रीलिम्स में एक दो फैक्ट इस तरीके से बना के दे दिए जाएँ कि जो मतलब कि जो रेशियो ऑफ वुमेन हैं वर्कर्स हैं वो डिक्रीज़ हुआ है ऑल, तो ये आप आपको सही करना है, इसको गलत नहीं करना है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव अहेड, आप आगे मूव करिए, देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब यहाँ पे देखो, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कल की सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने बोला कि भैया हम अपनी जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं आपके फ्यूल में, एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने कट कर दिया, 7-8 रुपये लगभग कट किया है ना। पेट्रोल में 8 रुपये कट किया है, 6 रुपये उन्होंने डीजल में कट किया है। तो अब ये एक्साइज ड्यूटी कट करने के बाद भी प्राइजेस कई स्टेट्स में नहीं गिरे हैं। क्यों नहीं ऐसा इतना गिर रहा है, तो उसका रीज़न है क्योंकि स्टेट्स ने जो वैट टैक्स लगाते हैं, स्टेट्स क्या करते हैं, वैट टैक्स लगाते हैं, वो डिक्रीज़ नहीं किया है ना। जबकि सेंटर ने अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो वैट भी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगा फ्यूल में, लेकिन अभी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने डिक्रीज़ नहीं किए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूल का प्राइस कैसे बनता है, मतलब कैसे फ्यूल का प्राइस बनाया जाता है। लेट मी टेल यू दैट। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अगर आप फ्यूल का कंपोनेंट देखें, प्राइजेस का कंपोनेंट देखें, तो सबसे पहला प्राइस चार्ज टू द डीलर्स। अब जो प्राइस जो डीलर पे चार्ज होती है वो फाइनल रिटेल प्राइस का केवल 49% है। मतलब अगर 100 रुपये प्राइस है सपोज करो, तो केवल 49 रुपये ही डीलर को चार्ज होता है ना, डीलर के ऊपर केवल 49 रुपये ही चार्ज लगता है, ठीक है। नॉर्मल जो मतलब प्राइस है वो केवल 49 रुपये है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एक्साइज ड्यूटी विच इज़ लेविड बाय द सेंटर। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ चार्ज होती है वो होती है एक्साइज ड्यूटी, जो कि चार्ज होती है बाय द सेंटर। तो एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, सेंटर। लगभग 34% प्राइस का एक्साइज ड्यूटी लगती है, 34% लगभग एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद जो डीलर कमीशन है, डीलर कमीशन लगभग 3% डीलर कमीशन रहता है। तो जो डीलर रहते हैं ना, पेट्रोल पंप एंड ऑल इनके डीलर्स रहते हैं, उनका लगभग फिर डीलर कमीशन लगता है 3%। और ये जो फाइनल जो सेल्स टैक्स या वैट लेवी होता है, ये स्टेट्स के द्वारा वैट लेवी होता है, ये केवल
15% होता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा 49% जो रहता है वो रिटेल प्राइस है, वो पहली जो डीलर प्राइस है। दूसरा उसमें लग गया लगभग क्या 34% आपका क्या लग गया, उस पर लग गया एक्साइज ड्यूटी। फिर आपका लग गया 15% क्या वैट लग गया जो कि स्टेट चार्ज करता है, और 3% लगभग लग गया डीलर कमीशन। तो अगर आप इसको ऐड करें तो 40, 70, 80, 89, 93, 98 लगभग 100 के आसपास आपका परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिला करके अगर आप देखें तो इस तरीके से कुछ डिवाइडेड रहता है ना। इस तरीके से आपका डिवाइडेड रहता है पूरा जो फाइनल जो प्राइस पे हम आते हैं। तो कुल मिला करके क्या हो गया, आपने देखा लगभग डीलर को कितना चार्ज लग रहा है, केवल डीलर का चार्ज लगता है फर्स्ट प्राइस चार्ज टू द डीलर, सेकंड एक्साइज ड्यूटी, थर्ड डीलर कमीशन एंड फोर्थ सेल्स या वैट टैक्स। तो कुल मिला के मैं आपको कंपोनेंट्स बताना चाहता था, परसेंटेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो प्राइस चार्ज होता है डीलर पे वो कम रहता है, उसके ऊपर फिर एक्साइज ड्यूटी सेंटर चार्ज करती है, फिर डीलर कमीशन लगभग निकलता है एवरेज लगभग 3% के आसपास एवरेज निकलता है, और फिर सेल्स और वैट टैक्स होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद फिर अगर उसमें वैट डिक्रीज हो जाए तो आपको और ज़्यादा कम प्राइजेस दिखेंगी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सेकंड जो यहाँ पे आर्टिकल है वो है हार्वर्ड ब्रांच इन इंडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर बात चल रही है जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हम अपने इंडिया को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी क्लियर बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एज वेल। तो अगर आप 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें तो ये काफ़ी क्लियर है कि इंडिया जो है अपने आप को ओपन करना चाहता है टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रांचेस, और इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो एजुकेशनल एकेडमिक फ़ायदे तो आपके हैं ही हैं, है ना, पॉइंट्स लिखते जाओ। एजुकेशनल एकेडमिक फ़ायदे तो आपके हैं ही हैं, प्लस सॉफ्ट पावर में भी काफ़ी इंक्रीज आपका होता है। सॉफ्ट पावर मतलब कि आप जो वर्ड में अपने आप को ओपन करते हो, प्लस जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब आपकी कंट्री में आते हैं तो वो भी आपकी रेपो को बढ़ाते हैं, रेपुटेशन बढ़ाते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप हायर एजुकेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इसका तीसरा फायदा है कि आपको दूसरे कंट्रीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, एजुकेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाती हैं। चौथा फ़ायदा आप ये लिख सकते हो कि जो आपका जो एक्सपर्टीज़ है, फॉरेन एक्सपर्टीज़ है, वो आपको आपकी कंट्री में मिल जाता है बिना बाहर जाए। तो पांचवा इसका बेनिफिट ये होता है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होता। ब्रेन ड्रेन नहीं होता क्यों? क्योंकि आप कंट्री में ही पढ़ते हैं ना, आप कंट्री में ही पढ़ रहे हो, उनकी ब्रांचेस यहाँ पर ओपन है तो आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो ब्रेन ड्रेन से भी बच सकते हो आप लोग। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिल जाती हैं फॉरेन की। सॉफ्ट पावर में आपको हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन मदद करता है। एकेडमिक बेनिफिट और एक्सपर्टीज़ तो है ही है, इसका बेनिफिट है ना, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम काफ़ी जगहों पे ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ, है ना। जैसे कि अगर आप देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, करंट इनिशिएटिव्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं एक बार। करंट इनिशिएटिव्स देख लो। करंट इनिशिएटिव में जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और मोनाश रिसर्च एकेडमी जो है आपकी, और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड हो गया, और आईआईटी दिल्ली का हो गया। तो इस तरीके के बहुत कोलैबोरेशन है जिसमें पीएचडी प्रोग्राम जो है, पीएचडी के प्रोग्राम जो है आपके वो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें आईआईटी दिल्ली के साथ भी रिसर्च क्वींसलैंड इंस्टीट्यूट का चल रहा है। फिर मेलबर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी, एक मेलबर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी चल रहा है जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है आईएससी बैंगलोर का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का। इसके अलावा आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने ये आपका मेलबर्न इंडिया आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी जो है, मीपा जो है वो स्टार्ट की है। तो ये ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और ये इनिशिएटिव्स इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करना चाहें, इफ़ वी वांट टू स्टार्ट सम न्यू इनिशिएटिव्स इन द फ्यूचर, इट इज़ मोर देन वेलकम्ड हियर। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कि फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। ऐसे में ऑथर ने कहा है कि अगर आप देखें तो रिसेंटली इंडिया ने जो बजट अनाउंस हुआ था, रिसेंटली इंडियन बजट ऑल्सो अनाउंस द सेम थिंग, है ना। बजट में भी ये कहा गया था कि भाई हम इस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिल करके काम करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि जो टॉप 500 जो टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहाँ से हम कोलैबोरेट करना चाहें तो उन कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट एंट्री उनको अलाउ की जाएगी, है ना। इसके अलावा मिनिस्टर अभी रिसेंटली भी कहा गया था कि टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्ट एंट्री
मिलेगी, है ना। लेकिन ऑथर ने कहा कि देखो सिर्फ इतना कहना या ये ज़रूरी नहीं कि ये सब कॉलेजेस यहाँ पे दौड़ के चले आए, है ना। जस्ट बाय अनाउंसिंग दैट कि यस वी आर विलिंग टू इंक्लूड these colleges in our program, educational program, it is not enough. It is not enough. Why it is not enough? Now let's see the challenges. First challenge is that कि upfront जो cost लगती है, upfront establishing infrastructure की जो cost है वो बहुत सारे institutes bear नहीं करना चाहेंगे, है ना। many colleges और many universities are not willing to invest such amount of money in order to open a branches in India. सेकंड जो इनिशिएटिव जो सेकंड चैलेंज है वो ये है कि हमने देखो टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स के लिए तो हाँ कर दिया है कि भैया आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, ये सारी चीज़, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर आउटसाइड दिस 500 रैंकिंग ऑल्सो, एंड उन कॉलेजेस वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपके आने में, तो उन कॉलेजेस को आपने आने से एक तरीके से मना कर दिया है। तो टॉप 500 बस कॉलेजेस नहीं, उसके बाहर भी अच्छे कॉलेजेस हैं टॉप 500 जो नहीं आ पाए हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आ सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर चैलेंज। तीसरा जो चैलेंज है वो है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज। इंडिया में अगर आप देखो तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इवन एजुकेशन के फील्ड में भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड मैनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर फ्रीडम और सेक्रीफाइस देयर एकेडमिक फ्रेमवर्क एंड ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ऑल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया में उनको कितनी फ्रीडम दे पाते हैं। जितनी फ्रीडम उनको फॉरेन में है उतनी फ्रीडम हम क्या उनको दे पाएंगे? हमारे यहाँ तो भाई इतनी ट्रेवल्स है कि आप सिलेबस ये देखो वो देखो, सारी चीज़ें आपको देखनी है, फिर पॉलिटिकल नहीं हो, थोड़ा ये नहीं हो वो नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक हर्डल के रूप में काम करेगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस तरीके से इससे डील करता है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखिए बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल चैलेंज मैंने आपको बता दिया, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज आपको बता दिया, टॉप 500 वाला चैलेंज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इज़ अनदर मेजर चैलेंज जो कि है ना। और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया, और मल्टीपल रेगुलेटर्स जो इंडिया में है वहाँ पे बहुत सारे देयर आर मेनी रेगुलेटर्स ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। AICTE हो गया, UGC हो गया, सब अलग अलग काम देख रहे हैं, है ना। ऐसे में ये देखना कि क्या हम इनके इंटरफेरेंस को कट कर सकते हैं, दैट विल बी अ मेजर चैलेंज इन इंडिया, ठीक है ना। एंड पॉलिसीज हम किस तरीके की रखते हैं कि क्या उनको बेनिफिट हम कुछ दे पा रहे हैं। वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू देम इफ वी वांट देम टू कम टू इंडिया। ऐसे में दूसरे इंस्टीट्यूशन को कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इंजीनियरिंग टोमेटोज टू प्रोड्यूस विटामिन डी। अब यहाँ पे बात चल रही है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल 2 की, जो कि है इराडिकेटिंग हंगर। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि इराडिकेटिंग हंगर इज़ अ मेजर चैलेंज। और वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारे हंग्री स्टमक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे भूखे पेट हैं जो कि अभी भी रह रहे हैं, है ना। 8.9% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर स्टिल हंग्री एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। अगर आप इसको नंबर को फॉर्म में देखें तो लगभग दिस नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60 मिलियन इन द लास्ट 5 ईयर। तो 60 मिलियन लोग तो ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले, अगर आप केवल 5 साल का डेटा देखें, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या मेजर एक इंपॉर्टेंट हंगर है कि एक हंगर तो आपको बाहर से दिखता है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ हंगर इज इनविजिबल हंगर, यानी कि हिडन हंगर, जिसको मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। हिडन हंगर देखो क्या होता है। एक तो आपने चावल दाल रोटी सब्जी का नाम सुना है। चावल दाल रोटी सब्जी अगर आपको नहीं मिले तो आपको एक दिखने लगता है कि आपका भाई जैसे प्रोटीन की कमी है तो आपको मरासमस और क्वाशियोरकर नाम की डिजीज़ हो जाएंगी, है ना। तो आपके ऊपर छाती से ऐसे रिप्स दिखने लगेंगी, इस तरीके की चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी, है ना। ये सारी चीज़ आपको पता है। लेकिन एक है कि आदमी फिट दिख रहा है, हंगरी फीट दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये इस व्यक्ति को कोई हंगर नहीं है और अच्छा खासा फिट फाट दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना। तो इस तरीके के हंगर को हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल हंगर या फिर हिडन हंगर बोलते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि बॉडी के अंदर आपके कार्बन की कमी है, बॉडी के अंदर आपके कैल्शियम की कमी है, आपके अंदर जिंक की कमी है, आपके अंदर इस तरीके की कमियां हैं, है ना। तो जब बॉडी के अंदर इस तरीके की कमी रहती है, जिंक की, कैल्शियम की, सोडियम की, है ना, तो इस तरीके की जो कमियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं? हम हिडन हंगर बोलते हैं। इसको इनविजिबल हंगर भी कहा जाता है एंड इट्स ह्यूज, है ना। स्पेशली जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी डायरेक्टली विटामिन डी सिक्रीट करता नहीं है। हमारे यहाँ बॉडी में एक ऐसी कोई चीज़ नहीं डायरेक्टली विटामिन डी सिक्रीट करे। ऐसे में क्या होता है कि एक जो हम
टोमेटो लेते हैं, सोलानम लाइकोपर्सिकम, यानी सोलानम लाइकोपर्सिकम जो टोमेटो लेते हैं तो उसमें प्रो विटामिन D3 होता है, जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का। और उसमें जब अल्ट्रा वायलेट रेजेस पड़ती हैं, यूवीबी रेजेस जो पड़ती हैं, यूवीबी अल्ट्रा वायलेट बी टाइप की जब पड़ती हैं, तो ये जब पड़ती है तो फिर वो प्रो विटामिन डी यानी कि 7DHC उसको बोलते हैं, 7DHC भी कहा जाता है उसको, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका विटामिन डी पे, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कि ये 7DHC जो है ये आपका पके टोमेटो में नहीं होता है, ये आपके टोमेटो लीव्स पे और जो हरे वाले टोमेटोज रहते हैं उनमें ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में एक नया इंजीनियरिंग के मेथड से नया टोमेटो बनाया जा रहा है, जिसमें कि उसको इस तरीके से माउल्ड किया जाएगा कि जो कि पके वाले आपके टोमेटो हैं उसमें भी आपका ये 7DHC रहेगा, ताकि आप जब भी उसको कंज्यूम करें और अल्ट्रा वायलेट रेजेस आपके ऊपर जब पड़े तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाए। और विटामिन डी से बहुत सारी बीमारियां रिलेटेड, जैसे कि रिकेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस आपने नाम सुना होगा, जैसे में कि जो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, जो ये घुटना होता है ना, घुटने में फिर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी जो बोन्स हैं वो पोरस टाइप की हो जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, फिर आपका बॉडी वेट नहीं उठा पाती। तो लगभग जब 50-55 के बाद की जो महिलाएं हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण से जो आर्थराइटिस की समस्या है या घुटने में दर्द की प्रॉब्लम जो है ये 55 साल के बाद की महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मच रिलेटेड टू फीमेल्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको कई बार कैंसर और पार्किंसंस डिसीज़ और डिमेंशिया जैसी डिसीजेस भी देखने को मिल सकती हैं। विटामिन D3 जो है आपका फिश में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, इन सब में प्रेजेंट रहता है। और वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर विटामिन डी में डेफिशिएंट होती है, इसलिए टोमेटोज़ को और ज़्यादा इस प्रमोट किया जा रहा है कि इसको भैया म्यूटेंट टोमेटोज़ बनाए जाएं। अब इसके देखो इम्पैक्ट्स तो देखने पड़ेंगे, GEAC क्या अप्रूवल देता है कि नहीं देता, लेकिन अभी एक सोल्यूशन के रूप में आया है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे है सेंटर रिकॉग्नाइज रिकॉन्स्टिट्यूट द इंटर स्टेट काउंसिल। अब सेंटर ने इंटर स्टेट काउंसिल्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और कहा कि भाई ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने का जो काम था, ये कहना है कि अगर आप इंटर स्टेट काउंसिल का काम पढ़ें तो मेजर यही था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देश में बढ़ावा देना है। तो बेसिकली फॉर दैट रीज़न ज़रूरी है कि ये इंटर स्टेट काउंसिल सब अच्छे से काम करें, सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता दूं। इंटर स्टेट काउंसिल में जो आर्टिकल 263 है, आर्टिकल 263 बेसिकली इट कॉन्टम्पलेट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स, जो कि बोलता है कि सारे स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश द काउंसिल एट एनी टाइम एज इट अपीयर्स फॉर हिम टू बी नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्टेड काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए तो इस्टेब्लिश कर सकता है। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अथोराइज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द काउंसिल। वो प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये भी पावर है कि वो नेचर और ड्यूटीज़ को भी बता सकता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि इसके कंपोजिशन के बारे में हम ध्यान रखें। कंपोजिशन में PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, CM ऑफ ऑल द स्टेट्स, CM of UTs having legislative assemblies, administrator of UTs not having legislative assemblies, governor of states under the president rule, 6 central cabinet minister including the home minister to be nominated by the prime minister. इसके अलावा 5 ministers of cabinet rank are permanent invitees to the council, ठीक है ना। The council is supposed to meet thrice a year and all the decisions and questions are decided by consensus के थ्रू डिसीजन लेना है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल वॉज सेटअप इन 1996। काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी 1996 में बनाई गई थी एंड जो चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी का वो यूनियन होम मिनिस्टर रहता है, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होम मिनिस्टर रहता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आशा वर्कर्स अर्न ग्लोबल WHO's ग्लोबल प्लॉडेट। तो अब यहाँ पे WHO ने अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें आशा यानी कि एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है इंडिया में, जो काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट के रूप में आया है एंड उनको रिकॉग्नाइज किया गया है इन द 2022 ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड में आशा वर्कर्स यानी कि एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज वेल। तो आई
होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इंडिया में लगभग 10 लाख स्ट्रॉन्ग हेल्थ वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स के जो नंबर है इंडिया में लगभग 10 लाख के आसपास है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये बहुत सारे रोल प्ले करती हैं, जैसे कि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना, जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो, इसमें काफ़ी उनका रोल है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का के रूप में भी ये काम करते हैं, उनको जोड़ती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, है ना। ये सारी काम जो है वो आशा वर्कर्स, कोविड में इन्होंने स्पेशली बहुत रोल प्ले किया, किट्स को ट्रांसफ़र करने में, टेस्टिंग करने में, जांच करने में, है ना, कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने में, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में, इस सब में बहुत रोल रहा है इनका, है ना। तो ये थोड़ा आपको चीज़ क्राइटेरिया बता दूं आपको। जो आशा वर्कर है उसको वुमेन रेसिडेंट को लिया जाता है रूरल एरियाज़ में, चाहे वो मैरिड हो, विडोड हो, डाइवोर्स हो, और 25 to 45 ईयर्स प्रेफरेबल जो एज रहती है, और उसको लिटरेट होना चाहिए, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कम से कम 10th स्टैंडर्ड 10वीं तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड इसके अलावा इसको रिलैक्स किया जा सकता है अगर कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिलता है क्वालिफिकेशन में, तो ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अर्बन एरियाज़ में भी यही है कि उसको वुमेन रेजिडेंट होना चाहिए। एंड इसके अलावा एज जो है वो 25 to 45 ईयर्स की ही क्राइटेरिया रखा जाता है। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज फ्लुएंसी होनी चाहिए, जिस रीजन की है वो वहाँ पे उस रीजन की लैंग्वेज में। और फॉर्मल एजुकेशन कम से कम 10वीं कक्षा तक, 10th क्लास तक मिलनी चाहिए। और अगर 12th क्लास तक है तो और ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इस तरीके से इनको सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ हाउ दे आर सेलेक्टेड एंड ऑल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। अहेड ऑफ क्वाड एल्बनीज सॉर्न इन एज द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज, ही हैज सॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब क्वाड की भी मीटिंग होने वाली इस तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक नया लीडरशिप आई है तो वो किस तरीके से इसको प्रमोट करती है, लेट्स सी दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल के पेपर में आपको देखने मिलती है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स टू बी रूटेड थ्रू एनपीजी। इसको लिख लेना। अब गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि जितने भी लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी लॉजिस्टिक्स हो गया और आपके कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लगेगा, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 500 करोड़, तो उन्होंने कहा कि दैट वुड नाउ बी रूटेड आउट थ्रू नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। एक एनपीजी यानी कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के थ्रू उसको रूट अप किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है। और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप किसके अंतर्गत बनाया गया है? पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। आपको पता होगा पीएम गति शक्ति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक स्पीड प्रोवाइड करना और जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करने के रिगार्डिंग है। तो ये जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है उसी के अंदर आपका ये एनपीजी यानी कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इसके थ्रू ही जितने भी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, वो इसके थ्रू रूट अप किए जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है, एंड इसके अलावा एक नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें पास आउट की जाएंगी। और रिवाइज्ड फॉर्मेट यही है कि प्रपोजल शुड इंक्लूड, अब जो भी प्रपोजल आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें ये लिखा जाएगा कि इसमें लॉजिस्टिक्स या कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का क्या कंपोनेंट है, एंड वेदर इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय एनपीजी फॉर कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन एट द कंसेप्चुलाइजेशन और फीजिबिलिटी स्टडी और नॉट। तो ये एनपीजी द्वारा यानी कि जो आपका एनपीजी ग्रुप बनाया गया है, यानी कि जो आपका नेशनल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है उसके थ्रू इसको स्टडी करवाया गया है कि नहीं। तो इससे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इससे जो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगा और जो आपका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो प्रमोट होगा। अब कल का अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो यहाँ पे आपको याद है, आज मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई कि जो IPEF है यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके रिगार्डिंग कल न्यूज़ निकली थी, लेकिन इसमें ये नहीं क्लियर था कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगा कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ येट टू टेक अ डिसीजन, लेकिन अब आज के न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया कि IPEF जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको इंडिया ज्वाइन कर रहा है। सो दैट इज़ ए क्लियर थिंग नाउ। तो ये अच्छा है कि हम बाद का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पुरानी जो न्यूज़ आइटम्स है वो हम क्लियर कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझने का है, LOC यानी कि लुक आउट सर्कुलर जो होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉडी याद रखना है आपको, BOI यानी कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना।
BOI जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी रहेगी जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आता है और इसी के थ्रू ये लुकआउट सर्कुलर निकाला जाता है। लुकआउट सर्कुलर होता क्या है पहले आपको बता दूं, इट्स अ नोटिस टू स्टॉप एनी इंडिविजुअल wanted by the police, any investigating agency or even bank from leaving or entering the country। तो कंट्री को छोड़ने या इंटर करने के लिए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ये एक लुकआउट नोटिस जो है वो निकाला जाता है कि उसको स्टॉप किया जा सके देश से बाहर निकलने में या देश के अंदर आने के लिए। तो ये पुलिस निकाल सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निकाल सकती है या बैंक भी निकाल सकते हैं। और ये किसको देते हैं, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को देते हैं और फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इन एजेंसीज के बिहाफ में वो लुकआउट नोटिस या लुकआउट सर्कुलर निकालता है, ठीक है ना। फिर इमिग्रेशन को टास्क दिया जाता है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को देश से बाहर निकलने से रोका जाए या देश के अंदर आने से रोका जाए, ठीक है ना। तो लगभग 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट है कंट्री में जहाँ पे फिर ये चेक किया जाता है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे कि CBI हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई जो कि लुकआउट सर्कुलर आपका निकाल सकती हैं। ऑफिसर जो होता है ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP रैंक से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द यूनियन गवर्नमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, वो निकाल सकते हैं इसको। और इनके कौन निकालता है, BOI यानी कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो MHA के अंदर जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, इट इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड वो जनरेट करती है LOC बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। अलग अलग एजेंसीज के रिक्वेस्ट के बिहाफ में BOI यानी कि ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस जो है फिर फाइनली वो नोटिस निकालता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब LOC जो है यानी कि लुकआउट सर्कुलर जो है इसको अगर मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, विड्रॉ करना है तो इट कैन बी डन ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ओरिजिनेटर। तो जो ओरिजिनेटर एजेंसी थी उसी के रिक्वेस्ट के बिहाफ में इसको मॉडिफाई, डिलीट या विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीगल लाइबिलिटी है, एक्शन टेकन बाय द इमिग्रेशन अथॉरिटीज इन परसुएंस ऑफ LOC रेस्ट विद द ओरिजिनेटिंग एजेंसी। जो लीगल लाइबिलिटी है वो भी किस पे रेस्ट करती है, LOC की रेस्ट करती है विद द ओरिजिनेटिंग एजेंसी। बैंक्स को 2018 में इंक्लूड किया गया था कि उनके जो चेयरमैन है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो भी LOCs जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कि कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए डिट्रीमेंटल है, ऐसे व्यक्ति जो कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए डिट्रीमेंटल है, उनके रिगार्डिंग 2018 में MHA ने चेंज किया और कहा कि भैया ठीक है, बैंक के जो MD हैं, बैंक के जो चेयरमैन हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक के, वो रिलीज़ कर सकते हैं LOCs, है ना, फॉर दोज पर्सन्स हु आर डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसके अगेंस्ट रेमेडी है? बिल्कुल इसके अगेंस्ट रेमेडी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार लुकआउट सर्कुलर को क्वैश किया है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है BOI बोलता है कि जो रीज़न है डिटेंशन के दौरान, रीज़न नहीं बताया जाता है उस व्यक्ति को जिसको डिटेन कर रहे हैं, अदरवाइज पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा LOC का। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो कि LOCs के अगेंस्ट मूव किया है उन्होंने कोर्ट्स को, एंड कोर्ट्स ने कई बार क्वैश भी किया है ऑर्डर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, देखो, पुअर रिकवरी इंक्रीजिंग डिलेज मार द IBC रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आपको पता होगा। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया गया था, 2016 में लाया गया था। देखो क्या होता है, जब बिजनेस कोई सिक होता है यानी कि कोई बिजनेस सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसने जो भी लोन लिया रहता है, जिससे भी लिया रहता है, वो फिर डिफॉल्ट करना शुरू करते हैं। अब ऑब्वियस बात है उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो वो डिफॉल्ट ही करेंगे, तो लोन पेमेंट में वो डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। जो क्रेडिटर रहता है अब उसको टेंशन होने लगती है कि भाई मैंने पैसा दिया है आपको और आप इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट कर रहे हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी कि रिकवरी प्रोसेस जल्द से जल्द उसको एक्टिवेट किया जाए। क्यों? ताकि पहली चीज़ तो ये कि जितना भी मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल है डिफ़ॉल्टर से वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, और दूसरा जल्द से जल्द इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें ताकि जो क्रेडिट की फ्रेश क्रेडिट है उसको हम इशू कर सकें। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पुरानी क्रेडिट जो फंसी है जब वो रिकवर होगी तभी तो हम नया क्रेडिट इशू कर पाएंगे किसी सही व्यक्ति को, है ना। तो ये यहाँ पे फिर IBC मैकेनिज्म काम आता है जो कि 2016 में आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे इसको पास किया गया था ताकि जो बैड डेट्स हैं यानी कि जो बैड डेट्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको कम किया जा सके और क्रेडिटर्स के फेवर में जल्द से जल्द रेजोल्यूशन प्रोसेस की जा सके।
अब आईबीसी की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी के रिकवरी मैकेनिज्म से बेटर है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे सिस्टेमिक इश्यूज देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल लगभग 2600 केसेस हैं जिनको कि क्लोज किया गया था बाय दिसंबर 2021, एंड आउट ऑफ दीज 2600 केसेस ओनली 55% केसेस एंडेड इन लिक्विडेशन एंड ओनली 16% कंप्लीटेड विद प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान्स अप्रूव्ड बाय द लेंडर। तो लेंडर ने जो प्लान बनाया था रेजोल्यूशन का, उसमें केवल 16% ही केसेस ऐसे थे जो प्रॉपर लेंडर के रेजोल्यूशन प्लान के एज प्रिपेयर्ड बाय द लेंडर्स उनके रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। अदरवाइज 55% जो केसेस हैं उसमें लिक्विडेशन किया गया, यानी कंपनी के एसेट्स को लिक्विफाई किया, सेल किया गया। और जब भी कंपनी के एसेट्स को लिक्विफाई करेंगे तो पूरा पैसा कभी भी रिकवर नहीं होता है ना। तो प्रॉपर रेजोल्यूशन जो प्लान होता है उसके थ्रू अगर होता है तभी सब काम होता है। तो यहाँ पे केवल 16% केसेस जो प्रॉपर रेजोल्यूशन से हुए, अदरवाइज 55% में लिक्विडेशन देखने को मिला। ओवर दूसरी चीज़ ये भी थी कि लगभग एवरेज जो टाइम टेकन था वो 700 डेज का है, और जबकि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो स्टिपुलेटेड डेडलाइन है आईबीसी के अंतर्गत तो 330 दिनों की है। तो स्टिपुलेटेड जो डेडलाइन है आईबीसी के अंदर वो 330 डेज की है, और जबकि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है ये वो 700 दिनों में कंप्लीट हुई है एवरेज। तो एक ये भी इशूज़ है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आपको देखने को मिला है। इसके अलावा जो अमाउंट रियलाइज हुई है लिक्विडेशन से, दैट वाज लोअर, है ना। लिक्विडेशन के थ्रू जो वैल्यू ऑफ रिकवर्ड हुई है दैट वाज लोअर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो लोअर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस डिले जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन कम का हुआ है, लिक्विडेशन ज़्यादा का हुआ है। सबसे बड़ा इशू जो है डिले का वो है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब देखो क्या है, आईबीसी के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसको हम एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं, और पैंडेमिक के कारण और इन सब के कारण काफ़ी कम इनकी सेटिंग हो पाई। तो जो ट्रिब्यूनल्स की सेटिंग है, ट्रिब्यूनल्स की जो कैपेसिटी है, दैट वाज द मेजर इशू जिसके कारण जो आईबीसी में सेटबैक या टाइम पीरियड का डिले या आपको गैप देखने को मिला, दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द डिले इन द एनसीएलटीज वर्किंग। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड यही रीज़न है कि क्यों आपको थोड़ा लेट रेजोल्यूशन देखने को मिला, 330 दिनों के अगेंस्ट आपको ज़्यादा टाइम देखने को मिला। तो ये सारे इशूज़ थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम संडे का न्यूज़पेपर खोले तो जो पहले दो न्यूज़ आइटम्स है वो दोनों आज मतलब अब अपन ने डिस्कस कर ली हैं। एक तो जो एलपीजी सिलेंडर्स के ये गवर्नमेंट ने फ्यूल टैक्स जो स्लैश किए थे, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी कट आपको देखने को मिला था, प्लस उन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स में सब्सिडी भी प्रोवाइड किया। देखो फ्यूल कट्स का एक इंपॉर्टेंट यूज़ मैं आपको ये बता दूँ कि इससे एक तो महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड ग्रेन्स का। अब जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फूड ग्रेन्स की कॉस्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चरल जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ द फ्यूल कट्स एंड ऑल। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है वो देखो लुकआउट नोटिस के रिगार्डिंग थी, जो कि आज हमने अभी डिस्कस की है ना 2023 तारीख वाले पेपर में। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें कि कौन जनरेट कर सकता है एलओसी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको ये बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार एलओसी क्वैश किया है ना। हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है एलओसी के ऑर्डर को, यानी कि लुकआउट सर्कुलर को। तो यही सारी न्यूज़ आइटम्स यहाँ पे थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। देखो बाद के न्यूज़पेपर को अगर हम पढ़ेंगे तो पहले का न्यूज़पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आइटम था, गवर्नमेंट ट्विक्स द ड्यूटीज टू एड द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी को वेव ऑफ कर दिया है कई इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट में, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कोकिंग कोल को इंपोर्ट किया जाता है स्टील के केस में। फेरो निकल को इंपोर्ट किया जाता है जो कि स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। फेरो निकल और कोकिंग कोल को इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई है। अब इंपोर्ट ड्यूटी कट की जाएगी तो इट विल लोअर द कॉस्ट फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड प्राइजेस भी कम होंगे। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कम प्राइस पे मिल जाएगा अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो। इसके अलावा जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है उसको कम हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए आयरन ओर का, इसलिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को हम अच्छा रखना चाहते हैं, इसी कारण से आयरन ओर की एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने बढ़ा दी है अप टू 50%। एंड बहुत सारे स्टील इंटरमीडियरीज हैं जहाँ पे 15% तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने इंक्रीज़ की है। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने इंक्रीज़ की है, इसका मतलब क्या है कि हम अपना चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कमी ना आए। और इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम की है, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, कोकिंग कोल हो गया, फेरो निकल हो गया, वो कम प्राइस में इंडिया को मिल जाए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ देखो आप लोग को ईवी
EVTOL यानी कि eVTOL नाम की एक न्यूज़ दिख रही होगी। तो इंडिया विल सून हैव eVTOLs फॉर अर्बन एयर मोबिलिटी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया में eVTOLs बहुत जल्द इंडिया में हो जाएगा। इंडिया एट 2047 के उसमें बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। eVTOL क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं। तो बेसिकली eVTOL जो है वो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बोलते हैं इसको, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बोलते हैं। eVTOL का मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया जाता है टू होवर एंड टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, जो कि वर्टिकली होवर टेक ऑफ कर सकता है एंड वर्टिकली लैंड भी कर सकता है। तो इट्स अ लो एल्टीट्यूड अर्बन एयर मोबिलिटी एयरक्राफ्ट। लो एल्टीट्यूड अर्बन एयर मोबिलिटी एयरक्राफ्ट होता है ये, और ये वर्टिकली टेक ऑफ और वर्टिकली लैंड कर सकता है। और इसका एप्लीकेशन एयर टैक्सी, मेडिकल असिस्टेंस, रिक्रिएशन, डिलीवरी, इन सब चीज़ों में होता है। और अभी तक जैसे यूएसए और कनाडा जो है बहुत आगे हैं इस फील्ड में, इजराइल बहुत आगे है इस फील्ड में। तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की कि भैया इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो कि संडे का दिन था न्यूज़पेपर का, उसमें क्या क्या न्यूज़ थे वो हम देख लेते हैं। अब टर्की आप सबको पता है स्वीडन और फिनलैंड के अगेंस्ट है ऑफ ज्वाइनिंग द नेटो। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि टर्की अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? बिकॉज उनका ये कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड ने कुर्दिश जो मिलिशिया है उसको अपने यहाँ पनाह दी है। तो यही रीज़न है, पूरे कहानी में यही रीज़न है। यहाँ पे थोड़ा मैप देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और इधर आपको रशिया दिख रहा होगा। और रशिया की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया का बॉर्डर जो है वो फिनलैंड से तो है, लेकिन स्वीडन के साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ये मैंने आपको फैक्ट बताया था कि स्वीडन के साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नॉर्वे के साथ करता है। नॉर्वे और फिनलैंड के साथ करता है रशिया बॉर्डर शेयर, लेकिन स्वीडन के साथ नहीं करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको मैंने बाल्टिक नेशंस बताए थे। बाल्टिक में आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज आपको दिखेंगी। और एस्टोनिया, लातविया हो, ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करती हैं। एस्टोनिया हो, लातविया, लिथुआनिया हो, तीनों ही बॉर्डर शेयर करती हैं आपके रशिया के साथ, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, बेलारूस बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन करता ही है। उसमें आपका ये डॉनबास रीजन दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको बताया था लुहांस और ये वाला रीजन है जो है ना, उन दोनों को मिला दो आप तो आपका बोल बन जाता है। इसके अलावा क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में एनेक्स किया जा चुका है, ये मैंने आपको दिखाया है। फिर यूक्रेन, यहाँ पे पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, यहाँ रोमानिया हो गया, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। एंड इसके अलावा आपको ये पूरा मैप आपने देख लिया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये मैप अच्छा है, इस मैप को आप बार बार स्टडी कर लीजिएगा, एक बार 2-3 बार अगर आप स्टडी कर लेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है होल्स इन बायोडाइवर्सिटी बिल। अब आप सबको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया था, जिसके जो कि विच वाज ऑन द लाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी को, जिसको CBD बोलते हैं। 1992 में CBD आया था, उसके बेसिस में ही 2002 में हमारे यहाँ एक्ट आया, जिसके अंतर्गत हमने बॉडीज़ बनाई। एक तो नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई, BMCs बनाई, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई, जो कि आपका लोकल लेवल पे काम करेंगी, जो कि लोकल बायोडाइवर्सिटी के एसोसिएटेड नॉलेज को आप डॉक्यूमेंट करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। अब अभी रिसेंटली एक बिल लाया गया है। बिल में उन्होंने आयुष के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या ऐसे लोग जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं और उनको जो ठीक करना चाहते हैं, बेसिकली उनको जिनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम टेकिंग द बायोलॉजिकल अप्रूवल्स एंड ऑल। तो उनको बेसिकली कहा गया है कि वो उनको ज़रूरी नहीं कि वो इन बायोडाइवर्सिटी कमिटीज़ से और NBA, SBB जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, यानी कि या फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो हैं, उनसे उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली काम कर सकते हैं ऑन दीज एंड ऑल, है ना। तो इसके कई बेसिकली अपोनेंट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो चीज़ आपने की है, इसका बेनिफिट आयुष की इंडस्ट्री को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे बायोपायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस जो आयुष मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी NBA से। तो वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे, उनके बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होंगे, जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स होंगे, तो वो अपने प्रैक्टिशनर्स का यूज़ करके एग्जाम्पशन ले लेंगे, है ना। वो अपने प्रैक्टिशनर्स का यूज़ करके उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनबीए से। और जब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट थिंग। एंड बेनिफिट बस नहीं मिलेगा उनको, वो उसको रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अब एक नया स्पीशीज़ मिला स्नेक का, जो कि मेघालय में और मिजोरम में पाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया, ट्राइमेरेसुरस मायाई। ठीक है ना, ट्राइमेरेसुरस मायाई। इट इज़ मायाज पिट वाइपर, इसका नाम मायाज पिट वाइपर भी कह सकते हो आप, या फिर ट्राइमेरेसुरस मायाई है। याद रखिएगा, मिजोरम और मेघालय के रीजन में पाया जाता है ट्राइमेरेसुरस मायाई। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में ये स्नेक बेसिकली है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे क्या। तो यहाँ पे फ्रंट की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है न्यूज़ आइटम्स। अब यहाँ पे हम आ गए हैं 21 तारीख के पेपर में, जिसमें फ्रंट पेज में पेगासस स्पाईवेयर के लिए 29 फ़ोन को टेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पेगासस स्पाईवेयर आपको पता होगा कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो कि टारगेटेड सर्विलेंस करने का काम करती है, जिसने कि पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इन सब के फ़ोन को काफ़ी स्पाई किया है। तो एनवी रामना जी का कहना था कि इंडिया ने अपना खुद का, इंडिया की कमेटी बनाई गई, स्पेशल कमेटी बनाई गई, जिसने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है टू इन ऑर्डर टू टेस्ट दीज फोन्स एंड ऑल। तो अब देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर कुछ मिलता है कि नहीं। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं उस दिन के पेपर में और क्या न्यूज़ आइटम्स थे, तो हम लास्ट से मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं थी। यहाँ पे आरबीआई कट्स फाइनेंशियल ईयर 22 डिविडेंड पे आउट टू सेंटर। आरबीआई कुछ डिविडेंड पे करती है, कुछ सरप्लस ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को, सेंटर को। तो मैं उसको बस आपको बता दूं कौन से रूल के अंतर्गत करती है। तो सेक्शन 47 है आपका, एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। ये सेक्शन 47 है आरबीआई एक्ट 1934 का। तो आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 47 है, याद रखिएगा, सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, इसके अंतर्गत जो आरबीआई है वो एक्सेस यानी कि जो उसके पास सरप्लस होता है वो ट्रांसफर करती है, किसको ट्रांसफर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना। और एक टेक्निकल कमेटी ऑफ द आरबीआई बोर्ड, जिसको हेड किया था वाईएच मालेगाम ने 2013 में, उसने रिव्यू किया था ऑफ द एडिक्वेसी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, रिकमेंडेड अ हायर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। तो वाईएच मालेगाम ने, एक टेक्निकल कमेटी थी वाईएच मालेगाम नाम की, उसने रिव्यू किया था और उसने कहा था कि भैया हायर सरप्लस ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 47 सेक्शन याद रखेगा ऑफ द 1934 एक्ट। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, CABA, काबा, याद रखेगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो कि बनाया गया टू स्ट्रेंथन द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दोज इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। तो ऐसे लोग जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की फील्ड में हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी जो है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना। सो याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है बाय सेंट्रल एंड ऑल। नॉर्म्स ईज्ड फॉर जीएम क्रॉप रिसर्च। तो अब नॉर्म्स जो हैं जीएम क्रॉप रिसर्च यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनकी रिसर्च के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट 2022। तो जीनोम एडिटेड प्लांट 2022 के गाइडलाइंस जो हैं वो निकाले गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है will exempt the researchers who use gene editing technology to modify the genome of the plant from seeking the approval from GEAC। तो जो ऐसे एडिटर्स हैं यानी कि जो ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप सम वेराइटीज एंड ऑल, उनको GEAC के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो कि एक्सपर्ट बॉडी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और GEAC बेसिकली जीएम क्रॉप्स को इवैल्यूएट करने का काम भी करती है। तो अब बेसिकली क्या है, जो रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, उनको कहा गया है कि आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफ दीज
ऑफ दिस बॉडी GEAC। अब जैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पार Cas9, है ना, एंड जिसमें हमने देखा कि Cas9 जो है वो एंजाइम है विच इज़ बेसिकली विच एक्ट्स एज द सीजर एंड ऑल। तो क्रिस्पार Cas9 टेक्नोलॉजी है और जीन एडिटिंग का यूज़ किया जाएगा, तो GEAC का अप्रूवल उन रिसर्चर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ तो नहीं है, बस ये देखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ओवरऑल न्यूज़पेपर, आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रंट पेज की ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं थी जो, देखो अभी क्या न्यूज़ तो रही होंगी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता था, तो यहाँ पे ऐसी नहीं है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।